बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के सामने मौजूद। मित्रों, आज इंटरव्यू है जगतपुर के जाने माने फिजिक्स व मैथ टीचर श्रीमान कमलेश सर का। तो आज वो हमारे साथ होंगे इंटरव्यू में और हम उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने, अनकहे तथा रोचक किस्से व इसके अलावा पूरी जीवन इतिहास और यहाँ तक आने का, पढ़ाने का तथा अन्य जीवन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने इस चैनल में इंटरव्यू विद रजत पांडे में स्वागत करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान कमलेश सर का। नमस्कार सर। जी सर, बैठिए सर। धन्यवाद जी। कैसे हैं सर आप? सर एकदम बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूं सर। सर, आप अपने पैतृक निवास स्थल के बारे में कुछ बताइए सर। जी बिल्कुल। मेरा जो जन्म स्थली है यही सर जगतपुर के पास जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर साईपुर है। वहां पर मेरा जो है जन्म हुआ है और वहीं पास में जो है लक्ष्मणपुर पड़ता है। वहां पर जो है और भी मेरा जो है पारिवारिक संबंध है। मेरे जो बाबा जी वगैरह रहते हैं वहीं लक्ष्मणपुर ब्लॉक के पास बना हुआ, वहां भी रहते हैं। जी बिल्कुल। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरे परिवार में अगर मैं बात करूं तो मेरे माता पिता और मैं 3 भाई बहन, जिनमें से मेरे जो है 4 भाई बहनों की शादी हो चुकी है। जो है मेरे बड़े भाई यहीं लक्ष्मणपुर ब्लॉक के पास रहते हैं। मेरे छोटे भाई भी यहीं काम करते हैं और बहनों की, मैं 2 बहनों की शादी हो चुकी है। मेरे जो पिताजी थे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट पे जॉब करते थे, अभी जो है रिटायर्ड हो चुके थे 2017 में। तो वो कंटिन्यू घर ही पे रह रहे हैं और मेरे माताजी जो है गृहिणी हैं, वो अभी घर ही पे रहती हैं। जी। चलिए ठीक है सर। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई सर? जी। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें सर तो मैंने जो है प्राथमिक विद्यालय जगतपुर जो है प्राथमिक विद्यालय जगतपुर में जो है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक शिक्षण कार्य किया है जी। इसके बाद मैं बात करूं 6 to 8 में, तो मैं यही जूनियर हाई स्कूल सामान्य विद्यालय अपना 6 to 8 में मैं जूनियर हाई स्कूल। उसके बाद अगर और आगे जाते जाऊं तो फिर मैं आपको बताऊं क्लास 9th से लेकर के 12th तक अपने शंकरपुर इंटर कॉलेज, वहां तक मैंने पढ़ाई किया है। जी बिल्कुल। तो पढ़ाई के दौरान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या शरारती लम्हों को भी आज आप थोड़ा सा याद कीजिए हमारे इस चैनल में सर। जी बिल्कुल। वैसे मैं शरारते क्या बताऊं सर, मेरा जो मतलब नजदीक था गांव विद्यालय से, तो ज्यादा शरारतें करने का मतलब एक अवसर ही नहीं मिल पाता था। पैसा के लिए जो हमारे बाबा जी थे थोड़ा सा एक अलग स्वभाव के, अलग स्वभाव का मतलब हमेशा अनुशासन को लेकर के बड़े सख्त रहते थे। तो मन में डर रहता था यार कहीं शरारत करेंगे तो हो सकता है बाबा जी के पास शिकायत पहुंच जाए तो शाम को अच्छी खासी पिटाई हो जाए, तो एक डर बना रहता था। तो शरारत तो लगभग नहीं करते थे, पर फिर भी अपने परम मित्र वगैरह होते थे उनके साथ आपस में केवल कुछ ऐसे हंसी मजाक, हंसी ठिठोले हो जाते थे। और बाकी ऐसे क्लास में, ओवरऑल क्लास में जो है शरारत करने का अवसर नहीं मिलता था, डर बस नहीं मिलता था। बाबा जी के डर से कि शिकायत पहुंचेगी, हो सकता है पिटाई हो जाए, तो डांटेंगे बहुत ज्यादा, इस वजह से नहीं हो पाती थी। आप अपने पिताजी का शुभ नाम तथा माताजी का शुभ नाम बताइएगा सर। जी। मेरे पिताजी का नाम जो है श्री राम प्रकाश सरसिया जी है और माता का नाम श्रीमती तारा देवी है और बाबा का नाम जी श्री राम दुलारे है। उनको लोग जो है क्षेत्र के लोग मुंशी जी कहते थे। दरअसल एक्चुअल में वो जो है मुंशी का मतलब हुआ कि वो गुरु नहीं थे। उनके पिताजी श्री लक्ष्मण प्रसाद वो गुरु जी हुआ करते थे, लेकिन उनकी पदवी हमारे बाबा जी को मिली तो लोगों ने उनका नाम मुंशी रख दिया और क्षेत्र के लोगों ने बड़ा चर्चा, जब उनको कहना होता था तो मुंशी जी नमस्कार, मुंशी जी क्या हाल है, उनको मुंशी जी कहा करते हैं हमेशा। जी बिल्कुल। तो सर, 12वीं की पढ़ाई के बाद आपने क्या किया और कहां से किया सर? जी 12वीं के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली जी, वहां से मैंने जो है बीएससी किया है। 2010 में मैंने बीएससी कंप्लीट किया है वहीं रायबरेली में रह करके। उसके बाद मैं एमए किया हूँ
एमए जो है इंग्लिश से और सोशियोलॉजी से किया। उसके बाद उसी दौरान मैंने जो है बीएड की भी शिक्षा वहीं से अमेठी से किया है, आरआरपीजी से, और बीएड किया हूँ। बीएड के बाद फिर अपना यही शिक्षा कार्य में लग गया। तब से अनवरत रूप से मेरी यही जो है कार्य पद्धति चली आ रही है। जी बिल्कुल। और आपके पढ़ाई के दौरान आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे सर? हाँ जी जी, अगर मैं बचपन से बात करूं तो मेरा एक प्रिय मित्र हुआ करता था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो मेरा एक प्रिय मित्र था आशीष मौर्य जी, बचपन का प्रिय मित्र था। वह मुझे जो है उसकी बातें, उसका पढ़ना लगन उसकी बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा बहुत ही परम मित्र था। लेकिन संयोगवश वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसका कुछ कारण था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं और बड़ी क्लासों में पहुंचता गया तो धीरे धीरे मित्र भी बदलते गए परिस्थितियों वश, तो नए मित्र आते गए। उनमें से मेरे एक मित्र आए अजीत अग्रहर जी, जगतपुर में रहते हैं। आज बहुत ही अच्छे मित्र, सबका जो कॉम्बिनेशन अगर किसी के पास है तो अजीत जी से आप जगतपुर में चले जाइएगा। उनसे किसी का संपर्क सूत्र मांगना हो, किसी के बारे में कोई डिटेल लेना हो तो मेरे परम मित्र हैं। हम सबके परम मित्र कह सकते हैं, जितने भी हमारे क्लासमेट रहे होंगे, मुझे लगता है सबके प्रिय मित्र रहे होंगे अजीत जी। उनसे आप किसी के बारे में कोई भी जानकारी अगर नई घटित हुई है तो आप पूछ सकते हैं, वो सबको जो है अवगत करा देंगे। इसके बाद मैं अगर अभी की बात करूं तो मेरे एक प्रिय मित्र विनीत सिंह जी हैं, ये SBS कॉन्वेंट स्कूल के हैं। उनसे मैं अपने जो है मन की, और वो अपने मन की सारी बात शेयर करते हैं। और मैं अपने अगर थोड़ा सा और अपने मित्र की बात करूं तो मित्र ही मैं कहूँगा, मेरे बड़े भाई तुल्य हैं श्री देवेंद्र सिंह जी। मैं भी उनको अपना मित्र ही मानता हूँ। वैसे वे हमसे बहुत बड़े उम्र में हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें मित्र मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरे कुछ बात कहनी होती है या उन्हें भी कुछ बात कहनी होती है तो निसंदेह बिना किसी संकोच के मैं उनको और वो मुझे अपनी बात को कहते हैं। और मैं और वह प्रतिदिन ऐसा लगभग मुझे लगता है 1-2 दिन छोड़ दिया जाए, नहीं तो कंटिन्यू हम लोग शाम को एक बार बात तो प्राय रोज होती है, लेकिन बैठने की बात करें तो 1 या 2 दिन मिस कर दिया जाए, नहीं तो हम लोगों की बैठक जरूर होती है और चर्चाएं होती क्षेत्र के बारे में या और लोगों के बारे में, आगे इन फ्यूचर के बारे में, समाज में क्या घटित हो रहा है। समाज में मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय हमारे देवेंद्र सिंह जी जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे भी मैं थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में चर्चाएं भी करता रहता हूँ। देश के बारे में जब टाइम मिलता है तो हम लोग चर्चा भी किया करते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ काफी। सर बचपन में आप कौन कौन से खेल खेला करते थे? इसके अलावा अभी तक का आपका प्रिय खेल कौन सा रहा है? बचपन के खेल के बारे में हम ज्यादा जानेंगे तथा वर्तमान में जो भी है उसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताइए सर। जी जी, खेल के बारे में तो मैं बचपन में अगर कहूँ तो वही क्रिकेट खेलता था बचपन में, जो अपने जमाने में हुआ करती थी। वो इतना स्ट्रांग तो नहीं हुआ करता, तो ईंटों वाला जो क्रिकेट हुआ करता था मैं वही खेलता था, पर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं। और मैंने बताया ना कि मेरे बाबा जी जो अनुशासन प्रिय थे, तो खेलने में रोक तो नहीं लेकिन एक अनुशासन रखते थे, तो पढ़ाई को ज्यादा ध्यान देते थे। तो उनके वजह से मैं ज्यादा खेल तो नहीं पाता था, पर कभी मौका मिलता था तो अपने यार दोस्तों के साथ निकल जाता था और एक बाग में बढ़िया सा क्रिकेट खेलते थे कुछ देर तक। बस ज्यादातर मैं क्रिकेट में ही, बाकी तो ज्यादा खेल में इंटरेस्ट नहीं था। क्रिकेट ही मैं ज्यादातर खेला हूँ बचपन में। जी बिल्कुल सर, जब आपने किस सन में पढ़ाना स्टार्ट किया सर, और कहाँ से मतलब किस विद्यालय से आपने पढ़ाना प्रारंभ किया तथा वर्तमान समय में आप किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? इसके अलावा आपने कितने विद्यालयों में पढ़ाया है सर? जी जी जी, मैं अगर इसके बारे में बताऊं आपको, तो जब मैंने 2010 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया, तो उसके बाद मैंने जो 2011 में पढ़ाना आरंभ किया था। यही आपके निकट जो है एक SBS स्कूल है, वहीं से जो है अपना शिक्षण कार्य आरंभ किया। वहां लगभग मैंने 2 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। बहुत ही मुझे अनुभवी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे आप ऐसा कह सकते हैं बहुत कुछ सीखने को भी मिला वहां से, क्योंकि ये मेरी प्रारंभिक शुरुआत थी। और यहाँ में मैं कहूँ आपसे तो अनुशासन से लेकर के बच्चों से कैसे बर्ताव से लेकर के सब कुछ सीखने को हमें मिला। फिर मैंने 2 वर्षों के बाद यही आपके लक्ष्मणपुर में एक सावित्री देवी स्मारक विद्या मंदिर है, वहां भी मैंने 2 से 3 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री JP सिंह जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला। निसंदेह उनके मार्गदर्शन में भी मुझे काफी ज्ञान
जो भी था उसमें निरंतर जो है वृद्धि हुई है और बहुत कुछ सीखने को मिला। जितने भी हमारे साथी थे उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है मैं हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग थे, मैं तो लगभग उसमें जूनियर ही हुआ करता था, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला करता था। बाकी इसके बाद एक विद्यालय की मैं और बात करूंगा, मैंने शिक्षण कार्य किया है आदरणीय सुंदरलाल यादव जी के जो है प्रबंध नेतृत्व में सरस्वती ज्ञान मंदिर। सरस्वती ज्ञान मंदिर में भी मैंने लगभग 2 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया है। उसके बाद फिर मैंने आप कहें तो अपनी एक खुद की राइट कॉन्सेप्ट कोचिंग नाम से संस्था चलाई। लगभग मैं 2015 की ये बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपनी संस्था की नींव डाली थी। ये पहले तो इसकी ब्रांच थी शारदा नहर के पास, आपके पंडित जी का मकान हुआ करता था। उसके बाद वहाँ लगभग 4 वर्षों तक चला, फिर मैं इधर आ गया हूँ जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो तब 2015 से आप समझिएगा फिर ये अनवरत रूप से कोचिंग का काम चल रहा है। फिर पीछे मुड़ करके इन बच्चों के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से पीछे मुड़ करके नहीं देखा गया है। अभी अनवरत रूप से वो कार्य जो है गतिमान है। पढ़ाई के दौरान शुरुआत में, टीचिंग के दौरान शुरुआत में आपने किस प्रकार संघर्ष किया सर? जी बिल्कुल। संघर्ष की बात करें तो मैंने जैसे बताया था अभी आपको प्रारंभ में कि शुरुआत मैंने जो शिक्षण कार्य का किया था वो SBS स्कूल से किया था। तो SBS स्कूल में जब मैं पढ़ाने गया तो मैं अपनी पहले दिन की पढ़ाई बताता हूँ। तब मैंने दरअसल B.Ed भी नहीं किया था, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री किया था। तो जब मैं पहली बार बोर्ड पे लिखने गया तो मेरी लाइन जैसे होती, आप बिल्कुल कॉमन सी बात समझ सकते हो, इतना अनुभव ही नहीं था। मैंने जब लिखना किया, प्रारंभ किया, तो वह बिल्कुल एक नीचे से शुरुआत, जैसे ऐसे ना पीरक ऊपर पहुंच गई वो। तो मुझे लगा यार भी तो बड़ा अटपटा लग रहा है। फिर धीरे धीरे मैंने जो उस पर सुधार करना शुरू किया, फिर मैंने उस लाइन को मिटाया, मैंने दोबारा लिखा, फिर आगे प्रयास करते 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 फिर अनवरत रूप से, एक तो मुझे लिखावट वाली में प्रॉब्लम थी, उसको फिर मैंने दूर किया। फिर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, बर्ताव कैसे करना है, बोलना कैसे है, इन सब चीज़ों को भी मैं जैसे अपने सीनियर को देख करके, क्योंकि इस दौरान मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी देखिएगा, इसलिए मुझे उस चीज़ का अनुभव नहीं था। तो उसके बाद तो फिर आप कहिएगा मैंने जब B.Ed कर लिया, 2013 में B.Ed कर लिया था मैंने। तो 2013 में जो हमारा B.Ed शुरुआत हुआ था, 14 में लगभग पूरा हो गया था। तो फिर मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैं RRPG अमेठी से B.Ed किया तो वहाँ पर तो इसी सब चीज़ के लिए बताया भी जाता था, बोर्ड पे कैसे खड़े होना है, विद्यार्थी को कैसे संयमित करना है, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जब मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला तो निसंदेह मुझे थोड़ी सी जो समस्याएं पहले चली आ रही थी सर बताऊं, उसमें काफ़ी मुझे जो है सुधारने का मौका मिला। जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया है, बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा दिया है। क्या कभी आपने भी किसी विद्यार्थी से आपको भी कुछ सीखने को मिला सर? विद्यार्थी निसंदेह अगर मैं कहूँ तो सीखने तो वैसे मुझे जो है दिन प्रतिदिन किसी ना किसी से सीखने को मिलता है, वो चाहे मुझसे छोटा ही क्यों ना हो जी, सीखने को जरूर मिलता है। तो मैं बात करूं तो बच्चों से, जैसे अभी हाल ही की मैं बात बताऊं, जैसे दिन प्रतिदिन वाली मैं बात बताना चाहूंगा आपको। जैसे कोई क्वेश्चन के बारे में जब बात होती है तो मैंने जैसे एक मेथड से बताया, तो हो सकता है इन केस, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी मेथड संभव पॉसिबल हो सब बताऊं, पर हो सकता है एक आध मेथड बच्चे ने ज्यादा जान लिया हो, तो बच्चों से मुझे जैसे एक अन्य मेथड के बारे में जानकारी, और बाकी बच्चों की क्लासरूम में क्या चल रहा है, क्लास में आपकी पोजीशन के बारे में, ये सब चीज़ों का भी जानने का बच्चों के द्वारा ही मुझे अवसर मिलता है। बच्चे ना हो शायद तो मुझे जो एक्टिविटी दिन की होती, क्लास में क्या है, क्या चल रहा है समाज में, उनके आपस में क्या चल रहा है, शायद मुझे ना मिल पाए। उनके द्वारा इस तरह की चीज़ें सीखने को जरूर मिलती है। बिल्कुल सर, आपका प्रिय राजनेता कौन सा है? राजनेता के बारे में वैसे मैं अगर कहूँ तो फिलहाल अभी अगर विश्व पटल की बात किया जाए तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने जो है कुछ अच्छे काम किए हैं। तो मैं ऐसे वैश्विक स्तर पर कहना चाहूँगा कि वो मेरे प्रिय नेता बस नरेंद्र मोदी जी हैं जी। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपका प्रिय व्यंजन कौन सा है, डिश कौन सा है सर? आप व्यंजन के बारे में तो मैं बचपन में बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी, एक सामान्य सा खाना हुआ करता था आलू प्याज की सब्जी। मैं आपको बताऊं, आपको जानकर के अटपटा लगेगा। मैं करीब आपको बताऊं हाई स्कूल तक पहुंच गया था, तो मुझे आलू प्याज, मैं मम्मी से हमेशा कहता था कि मम्मी आलू प्याज बना दो, मैं इसी को ले जाऊंगा। उससे मैं क्या करता था, कहता था मम्मी 2 रोटी ज्यादा खा लूंगा मैं।
तो वो क्या करती थी, मैं उबता नहीं था। लोग कहते ना यार एक दिन रोज के ही खाओगे उब जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन सर मैं बताऊं बिल्कुल नहीं उबता था। मैं आलू प्याज बनवा करके बढ़िया सा जो है 4-5 रोटी कटक जाता था। उसके बाद कभी कभी बाय द वे इनकेस अगर नहीं बनती थी सब्जी तो मैं पापा से 4-5 रुपए ले लेता था। उस दौरान टिकिया मिलती थी, फिर टिकिया रोटी भी अपना चला देता था बचपन में। तो मेरे फेवरेट डिश में उतनी समय तो यही था। अब तो जमाने के हिसाब से समय भी बदला है सर, अब तो बच्चों को भी देखना, बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा सा वो बदलाव लाया गया है। पूर्व में मेरा फेवरेट व्यंजन यही था, आपको बताऊं। जी बिल्कुल। और आप फिल्मों में भी आपका बहुत इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रिय फिल्म कौन सी है, सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म आपकी कौन सी है? बिल्कुल, ये अगर मैं कहूँ जब मुझे टाइम मिलता है, वैसे अब तो कम समय मिलता है। प्रारंभ में जब पढ़ाई के दौरान भी कम समय मिलता था, पर समय निकाल करके जब मैं कभी फिल्मों की बात करता था तो फिल्में तो बहुत सारी मैंने देखा है, नाटक भी मैंने देखे हैं। मैं आपको सही बताऊंगा, लेकिन जो है फिल्म में मैं जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर आप लेते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं अच्छे से आपको बताऊं तो जैसे घर द्वार हुआ, एक मैंने देखी थी बागवान, जो मेरे एक दिल में मतलब बैठी है कि हाँ यार ये फिल्म है पारिवारिक फिल्म है, जिससे मुझे कुछ ना कुछ घर परिवार के लोगों को बताया जा सकता है कि यार इस फिल्म से मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो फेवरेट में अगर ये कहें तो मैं घर द्वार को कह दूं कि मैं घर द्वार जो है मेरी पसंदीदा फिल्म है। बाकी मैंने फिल्में बहुत सारी देखी हैं, लेकिन घर द्वार मैं कहूंगा कि मेरी सबसे अच्छी फिल्म थी अब तक में। जी बिल्कुल। आप शादीशुदा हैं? जी जी, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने 2015 में मेरी शादी हुई है, यहीं आपके हरदी टीकर में पड़ता है। मेरे जो घर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं से मेरी शादी हुई है। जी बिल्कुल। और आप बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ाए हैं, उस दौरान आपके प्रिय अध्यापक मित्र कौन से रहे? इसके अलावा आपको सबसे बढ़िया प्रिंसिपल जी कौन से लगे? इसके अलावा जो वहाँ विद्यालयों में अंतर था वो क्या था? इन सब के बारे में भी हमें अवगत कराइए सर। जी जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा बचपन तो मैं अपना नहीं भूला हूँ। मैंने पढ़ाई तो एमए तक किया, उसके बाद मैंने बीएड किया, बीएससी भी किया, लेकिन मैं बचपन वाली ज़्यादा बात बताऊंगा क्योंकि बचपन वाली मुझे ज़्यादा याद है। तो बचपन में मेरे एक फेवरेट शिक्षक हुआ करते थे, आदरणीय रामपाल जी, और रामपाल मौर्य जी बहरियार के निवासी थे। तो संयोगवश वो भी इस दुनिया में नहीं रहे अब। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे। हमेशा कोई भी काम होता था तो मेरा नाम लेकर के, हमेशा एक बाल सभा हुआ करती थी शनिवार को, मुझे मंच पर जरूर बुलाते थे। कुछ मेरी कविताएं थी इंग्लिश में, वो जरूर पोएम सुनने के लिए कहते थे अपनी तरफ से कि ये बच्चा अभी आएगा और सबको पोएम सुनाएगा इंग्लिश में। वो मुझे लगता है कि वो मैं बदल बदल के मेरे बाबा जी याद करवाते थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बुला लेते थे शनिवार को और मुझे 10 से 15 मिनट का अवसर देते थे और वो मुझे पूछते थे कि क्या हाल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। निसंदेह मुझे वो सबसे अच्छे गुरु लगे। उसके बाद आपने कहा प्रधानाचार्य कौन सा अच्छा है, कौन से अच्छे थे, तो उसी जूनियर हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो मेरे गांव के निकट के श्री सिद्धिलाल यादव जी हुआ करते, जिन्हें लोग शीगल यादव जी कहते थे। वो मुझे जो है बहुत पसंद थे। पसंद इसलिए थे मुझे कि उनके पढ़ाने का जो ढंग था या उनके जो बर्ताव करने का ढंग था बहुत ही अच्छा लगता था। वो आप समझिएगा जैसे ही बेल बजती थी, पीरियड लगता था, तो मेरे सर जो प्रिंसिपल सर हुआ करते थे शीगल यादव जी, वो क्लासरूम में एक भी मिनट की विलंब से नहीं आते थे, बहुत तेजी के साथ आते, अपने जो है एक्टिविटी पूरा एकदम जोश के साथ, और बच्चों से पहले जो पहले वाला कोर्स हुआ करता था उसको पूछना शुरू कर देते थे। खड़े हो जाओ बेटा, नागालैंड की राजधानी, असम की राजधानी, वो एक तरफ से पूछ करके बच्चों को इतना मतलब बनाए रखते थे कि यार अभी वो सर आएंगे। तो बच्चे मेरे क्लास में जितने बच्चे थे आपको बताऊं, सब उस दौरान आज भी मैं आपको कहूं कि मुझे वही जमाने की जो राजधानियां सर जी ने याद करा दी, आज भी मैं नहीं भूलता हूं, आज भी मुझे याद है उनकी बात भी। जी बिल्कुल। अध्यापन कार्य के अलावा आप समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? समाज के बारे में देखिएगा सर, मैं कहूं कि तो 21वीं शताब्दी में जो हमारा समाज है, वैसे समाज बड़ा जागरूक हो चुका है सर। आजकल जो इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हुए हैं, इनसे कहीं ना कहीं समाज को जो है जागरूकता तो आई है पहले के जमाने में। आज समाज, मुझे लगता है मेरे हिसाब से समाज जो है अपने हिसाब से अपना जो है समझ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए भला है, क्या बुरा है, वो समाज जो है अच्छी तरीके से जानता है। तो समाज में सभी सजग लोग रहते हैं और सजग लोगों के हिसाब से
लगता ऐसा है कि जो है अपने हिसाब से सब अपना कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप स्वयं एक मैथ व फिजिक्स टीचर हैं तथा मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा जो प्रायः सभी बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि आप स्वयं एक गुरु हैं, परंतु आप अपना गुरु किसे मानते हैं सर? जी, अगर गुरु के बारे में कहा जाए तो जैसे मैंने आपको कोर्ट के जूनियर क्लास में आदरणीय रामदेव पाल जी का नाम बताया था, रामदेव मौर्य जी का नाम बताया था। उसके बाद मैं और जब बड़ी क्लास में शंकरपुर में आया तो मेरे जेपी पाल गुरु जी, श्री जेपी पाल जी, वो भी मेरे जो है फेवरेट शिक्षक हुआ करते थे। बाकी यूएन मिश्रा जी मैथ वाले शिक्षक थे, उस दौरान बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे हम लोगों को। तो निसंदेह वो सब हमारे लिए जो है प्रिय मित्र, मतलब मेरे प्रिय गुरु हुआ करते थे, जिनसे मैंने निसंदेह कुछ न कुछ जरूर सीखा है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा जो अभी वर्तमान समय में आपके प्रिय मित्र हैं, प्रिय अध्यापक मित्र हैं, उनके बारे में भी आप जिक्र कीजिएगा सर। जी, प्रिय अध्यापक मित्र के बारे में जैसे मेरे जो क्लासमेट्स हुआ करते थे उसमें से कई मेरे जो साथी हैं अध्यापक, अभी अध्यापक के पद पर चयनित हो गए हैं, उनसे भी मेरी बात होती है। और बाकी मेरे पहले वाले भी गुरुजी मुझे मिलते हैं आज भी। मुझे लगता है कि इन बच्चों के आशीर्वाद और प्यार से आपको बताऊं कि जो गुरु जी ने मुझे पढ़ाया था बचपन में, आदरणीय कृष्णाथ गुप्ता जी, मैं बताऊं उनसे मैंने कोचिंग जो है क्लास 9th और 10th में लिया था। और मुझे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आज मैं उनके बच्चों को, एक बच्चा 11th में और एक बच्चा 12th में पढ़ रहा है, उन्हीं का बच्चा, और यहीं पर शिक्षण कार्य कर रहा है। तो ये मेरे लिए खुशी की भी बात है कि जिस गुरु ने मेरा बेसिक मजबूत करा है। आपको बताऊं 9th और 10th में ही ऐसे ही आपको समझिए, अगर बेसिक मजबूत हो गई तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो 9th और 10th का मैं पूरा श्रेय अगर किसी को देना चाहता हूँ तो निसंदेह कोचिंग संस्था के अपने आदरणीय गुरु श्री कृष्णाथ गुप्ता जी को देना चाहता हूँ। और मैं खुश भी हूँ कि आज मैं उनको बच्चों को भी शिक्षण कार्य में अपने जो है माध्यम से उनको जागरूक कर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं गुरु के बारे में बात करता हूँ तो गुरु तो बहुत सारे हैं, पर मेरे जैसे कुछ गुरु पहले थे। अभी के बारे में मैं बात करूँ तो मैं अपने देवेंद्र सिंह जी को मतलब राजनीतिक गुरु, अपने भविष्य के गुरु, आज के गुरु, सब उन्हीं को मानता हूँ। बाकी मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे शुरू से लेकर के आज तक है ही हैं गुरु, लेकिन मेरे और सामाजिक कार्यों से लेकर के सब में मेरा साथ देने वाले आदरणीय देवेंद्र सिंह जी। जी बिल्कुल। अब सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? मैं फ्यूचर प्लान के बारे में सर बताऊं तो आपको, मैं ये शिक्षण कार्य जो कर रहा हूं, मेरी कोशिश यही है कि सर मैं जो है भविष्य में एक अध्यापक के पद पर चयनित होकर के समाज की सेवा और अच्छे ढंग से कर सकूं। जो हमारे गरीब और बेसहारा लोग हैं, वैसे आपकी संस्था जो यहाँ राइट कांसेप्ट कोचिंग चलती है, यहाँ निसंदेह जो गरीब और बेसहारा हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसके पास अगर धन की व्यवस्था नहीं है, तो ये आप निसंदेह बिल्कुल आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर किसी की स्थिति अच्छी नहीं लेकिन वो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो आपकी इस कोचिंग संस्था से निराश होकर के नहीं जाएगा। उसकी जो है फीस से लेकर के और भी अगर वो अन्य कार्यों में कुछ भी है तो निसंदेह संस्था आपकी मदद करेगा। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी अगर आता है तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ इसके माध्यम से सीख करके जाएगा, उसे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भविष्य में मेरा प्लान यही है कि मैं एक अच्छे अध्यापक के पद पर चयनित होकर के देश सेवा में अपना और सा योगदान कर सकूं। जी बिल्कुल, आपने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया है, आपका प्रिय विद्यार्थी कौन कौन रहा है? प्रिय विद्यार्थी के बारे में मैं बात करूं तो हाँ बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँगा। मेरा एक विद्यार्थी है, पारी का निवासी है, शुभम तिवारी जी। आज भी उससे बात होती है मेरी उससे। अभी वो नोएडा में जॉब करता है। बहुत ही संघर्षशील विद्यार्थी, और वैसे जैसा जज्बा मैंने नहीं देखा है। मेरे विद्यार्थी सभी बहुत अच्छे हैं। मैं बताऊं इतने समय लगभग मैं आपको बताऊं 200 की संख्या है मेरे बैच में, मेरी कोचिंग संस्था में। लेकिन बच्चे तो सभी अच्छे हैं, सभी अनुशासन प्रिय भी हैं। लेकिन मैं अपना जो कह दूं तो वो एक अच्छा विद्यार्थी था जो मतलब पढ़ करके निकला है, शुभम तिवारी। बाकी सभी बच्चे मेरे प्रिय, निसंदेह उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुभम तिवारी जो है मेरा प्रिय विद्यार्थी रहा है पूर्व में, और अभी के भी विद्यार्थी कई बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी हैं। जी बिल्कुल, जो विद्यार्थी मान लीजिए गणित में एकदम जीरो हैं या फिर संघर्षशील हैं और फिजिक्स में भी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से वे शुरू करें तथा कैसे क्या करें सर? देखिएगा सर, अगर मैं बताऊं तो गणित और ये आपका जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान कोई भी हो, इनमें एक आपकी जो कहते हैं ना नींव मजबूत हो जाए तो सब कुछ काम बनेगा। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी की नींव मजबूत करनी चाहिए। नींव मजबूत करने के लिए मैं आपको बताऊं क्या करना है। कुछ होता क्या है कि जैसे
कभी कभी जो बचपन में होता है हम लोगों को केवल एक उद्देश्य बनाया जाता था कि यार सवाल लग जाए प्रश्नावली का, काम चल जाए। लेकिन मैं जहां तक समाज के बारे में मतलब इसमें आधुनिक युग में जान चुका हूं कि केवल सवाल लगा लेने से ही सर पर्याप्त बात नहीं हो पाएगी। हमें उन सवालों के तरीके को समझना, सवाल को नए रूप में बनाना, नया सवाल बनाना, इन सब के बारे में अगर अपने मन में एक्टिविटी आ जाती है, अपने मन में अंदर ये आ जाता है, तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी का जो एक बेसिक लेवल होगा सर वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और फिर बच्चे के अंदर एक जागरूकता पैदा करनी है, यार ये मैथ में ऐसा क्यों होता है। अगर उसके अंदर ये जागरूकता, एक कौतूहल आ जाएगा धीरे धीरे, तो निसंदेह वो धीरे धीरे जब आएगा स्तर पर बढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अपना बेसिक को खुद ही अच्छे से मजबूत करते हुए आगे और अच्छा सा काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये मैथ और जो आपने फिजिक्स किया है, ये दोनों विषय जागरूकता वाले, कौतूहल वाले, इनके अंदर कौतूहल और प्रयोग के माध्यम से इनके अंदर जागरूकता लानी चाहिए। जी बिल्कुल। अंतिम प्रश्न में आपसे यही कहना चाहूंगा, निष्कर्ष रूप में आप शुरू से लेकर अंत तक और अभी तक तथा वर्तमान समय में समाज के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, गणित और फिजिक्स के बारे में, स्कूल के बारे में, अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में, मित्रों के बारे में, अंततः मैं कहना यही चाहूंगा, आप निष्कर्ष रूप से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी हैं हमारे, ये पढ़ते रहें और निसंदेह एक दिन जो है मेहनत आप समझिएगा कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत निसंदेह आपको जो है सफलता के पथ पर जरूर पहुंचाएगी। तो हम हो या आप हो या मेरे विद्यार्थी हो, निसंदेह अगर हम लोगों ने मेहनत किया है तो उसका जो है परिणाम एक दिन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो आपकी मेहनत होती है ये कभी बेकार नहीं जाती, ये एक नए दिन आपको जो बिल्कुल शिखर पर ला करके खड़ा कर देगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं या हम सभी मेहनत करते रहें, और मेहनत करते रहेंगे तो परिणाम की इच्छा नहीं, परिणाम अपने आप जो है आपको पहुँचाएगा। ये मेरा कथन है सर, ये मैं पकड़। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आपने अभी तक देखा, मैं अभी बात कर रहा था, अभी इंटरव्यू ले रहा था जगतपुर के जाने माने मैथ व फिजिक्स टीचर श्रीमान कमलेश सर का। तो मैं आज आप सभी दर्शकों से अब टाटा बाय बाय कहना चाहूँगा, क्योंकि और ये वादा करते हुए कि मैं आपको मिलूंगा किसी अन्य दिन, किसी अन्य वीडियो में। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तथा शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।